नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी चैत्र नवरात्रि के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, तिथि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार चैत्र नवरात्रि के लिए यह है कि खरमास चल रहा है। तो बहुत से भाई बहनों के मन में यह प्रश्न है कि पहली बार यदि हमें 9 दिन का व्रत उठाना है या फिर पहली बार हमें कलश स्थापना करनी है, अखंड ज्योति जलानी है, तो क्या करें? पहली बार इसे करें, नया व्रत उठाएं या न उठाएं? ये प्रश्न बहुत ज्यादा भाई बहनों के मन में आ रहा है, क्योंकि खरमास है और इसके उत्तर में उन्हें बहुत सारे ऐसे जवाब मिल रहे हैं। कोई कह रहा है आप कर सकते हैं बिल्कुल, कोई कह रहा है आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो भाई बहन जितने भी लोग हैं वो भ्रम में पड़ जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, आगे सारी बातें मैं बताऊंगी, नियम क्या क्या है, कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, कौन कौन सी चीजें वर्जित है जो कि आपको नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। पुरुष लोग हैं उन्हें बाल, नाखून इत्यादि कटवाने चाहिए या नहीं, दाढ़ी इत्यादि कटवानी चाहिए या नहीं, बहुत सारी बातें आगे मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये भ्रम वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं दे देती हूं। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बताऊं, क्योंकि 9 अप्रैल से नवरात्रि है और 8 अप्रैल को ही सोमवती अमावस्या भी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, सुहाग का व्रत है और विधि विधान से सभी माताएं बहनें पूजा अर्चना करती हैं। तो सेम यही प्रश्न उस व्रत के लिए भी आ रहा है कि खरमास है, तो पहली बार जिन बहनों की नई नई शादी हुई है, पहली बार उन्हें सोमवती अमावस्या का व्रत उठाना है, वो क्या करें? तो दोनों के लिए यही जवाब है। वैसे मैं सोमवती अमावस्या की वीडियो में बता चुकी हूं। तो देखिए, आप लोग बहुत ज्यादा भ्रम में मत पड़िए। ये अलग अलग उत्तर आपको इसलिए मिल रहे हैं कि जैसी जिसके यहाँ की परंपरा होती है वो लोग उस हिसाब से बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो नियम है उस हिसाब से मैं बताऊंगी, अन्य किसी के यहाँ का जो नियम है उस हिसाब से वो बताएंगे। गलत कोई नहीं बताता है, सब अपने घर के नियम के अनुसार ही चीजें बताते हैं। तो इसके लिए आप किसी की ना सुने, केवल आपको करना क्या है कि आपके खानदान में, आपके कुल में, जैसे कि जो बड़े बुजुर्ग आपके घर के हैं वो लोग क्या नियम लेते हैं। जैसे कि मलमास के विषय में है, तो बहुत सारे लोग, जैसे इस बार मलमास वर्ष था तो बहुत सारे लोगों ने नए व्रत उठाए। मलमास का नियम उनके यहाँ नहीं लिया जाता है। सुहाग का व्रत, संतान का व्रत उन्होंने उठाया और किया। हमारे यहाँ भी मैंने बहुत से लोगों को देखा आसपास में कि उन्होंने नया व्रत किया, और हमारे यहाँ मलमास वर्ष में नया व्रत नहीं किया जाता है। तो अलग अलग दो बातें हो गई। तो उसी हिसाब से इस खरमास में भी यही बात है कि जिसके यहाँ खरमास और मलमास का नियम नहीं लिया जाता है वो लोग नया व्रत उठाएंगे और वो लोग बताएंगे कि हाँ आप उठा सकते हैं। तो आप अपने यहाँ के नियम को लीजिएगा, चाहे आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए या फिर आपके घर के जो पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, जिनसे आप हर पूजा पाठ करवाते हैं, अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं, मुहूर्त इत्यादि निकलवाते हैं, उनसे आप एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। बस आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। उस हिसाब से आप नया व्रत उठाइएगा। वो कहते हैं कि नहीं तो आप मत उठाइएगा। जैसे आप अभी तक पूजन अर्चन करते चले आए हैं वैसे कीजिएगा और शारदीय नवरात्रि से आप नया व्रत शुरू कीजिएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रश्न था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका उत्तर मैं सबसे पहले दे दूं। आप बिल्कुल भी भ्रम में, दुविधा में ना पड़े, क्योंकि किसी भी एक प्रश्न के लिए बहुत सारे मत होते हैं, बहुत सारे उत्तर होते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग अपना मत देते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई। अब आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी दुविधा में मत रहिएगा। अब आइए आगे मैं बताती हूं क्या क्या तिथि है, कैसे है और शुभ मुहूर्त इत्यादि क्या है, कौन कौन सी आपको तैयारी कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो जाएगी? यह 8 अप्रैल से रात्रि में 11:50 से शुरू हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 9 अप्रैल को रात्रि में 8:30 पर। तो यह थी प्रतिपदा तिथि। कब से कब तक रहेगी? अब मैं बताती हूं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 9 अप्रैल को कलश स्थापना किया जाएगा। इस समय जो मुहूर्त मिलेगा आपको वो सुबह 6:11 से लेकर 10:23 तक का शुभ मुहूर्त है आपके लिए कलश स्थापना करने का। और उसके बाद यदि इस समय के बीच में जो भी भाई बहन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद अभिजीत मुहूर्त आपको मिल रहा है 9 अप्रैल को ही दोपहर में 11:57 से लेकर 12:54 तक। तो यह भी मुहूर्त है, आप इस समय भी कर सकते हैं। और सुबह प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आप
कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये था कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि क्या क्या तैयारियां आपको करनी है। देखिए, नवरात्रि से पहले चाहे आप 9 दिन का व्रत हो, चाहे आप 3 दिन का व्रत हो, 3 दिन मतलब प्रथम दिन और अष्टमी और नवमी बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग प्रथम दिन और सप्तमी अष्टमी नवमी रहते हैं, बहुत से लोग दिन भर व्रत रहकर शाम को सात्विक भोजन करते हैं, माता दुर्गा जी का पाठ करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। तो अपने अपना नियम है, अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन जैसा भी आप करें, माता जी का जैसा भी स्वागत करें, जैसे भी श्रद्धा से उनको पुकारें, अपने घर की सबसे पहले आप साफ सफाई कर लें, सारी तैयारी कर लें। कहने का मतलब खरमास है तो बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि क्या हम नई पूजन की सामग्री इत्यादि खरीदें या ना खरीदें। बहुत से भाई बहन माता जी की नई फोटो या मूर्ति चित्र खरीदना चाहते हैं, तो वो खरीदें या ना खरीदें, आप सब कुछ खरीदें। पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री खरीदने के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है, आप सब कुछ खरीदें, बिल्कुल तैयारी करें। जैसा भी नियम आपके यहाँ है, जो आप कार्य करते हैं नवरात्रि में, उसकी सारी तैयारी पहले से ही आप कर लें, क्योंकि एक दिन पहले सोमवती अमावस्या भी है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो समय आप लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए और पहले से ही आप लोग तैयारी कर ले, घर की साफ सफाई कर ले, माता जी की चौकी आप जहां लगाएंगे, जहां भी पूजा करेंगे, उस स्थान को बिल्कुल साफ सफाई से स्वच्छ कर लें, ये सारे कार्य कर लें। अब बात आती है कि क्या नवरात्रि में पुरुष लोग या महिलाएं बालों को धुले, नाखून काटे या ना काटे, पुरुष लोग दाढ़ी बाल इत्यादि कटवाएं। देखिए, आप यदि 9 दिन का व्रत रखते हैं तब तो बिल्कुल ही वर्जित होता है, इन 9 दिनों में नाखून इत्यादि, दाढ़ी इत्यादि, बाल इत्यादि नहीं काटे जाते हैं। महिलाओं को बाल धोने की जहां तक बात आती है, तो प्रथम दिन आप बाल धो लें। 9 दिनों की जहां तक बात होती है, बीच में बहुत आवश्यकता पड़े तो आप बाल धुल लें, नहीं तो आप अंतिम दिन जब हवन इत्यादि कर लें, पारण के दिन आप बालों को धुले, ऐसा भी किया जाता है। नहीं तो बीच में एक आध बार आप धो सकती हैं, नहीं तो बार बार आप नवरात्रि में बालों को ना धुलें। ये बात हो गई। पुरुष लोगों के लिए भी यही नियम है कि आप लोग दाढ़ी बाल इत्यादि ना कटवाएं। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि हम व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन यदि आप व्रत नहीं रखते हैं और नियम से आप दुर्गा जी का पाठ कर रहे हैं, कलश स्थापना आपने किया है, सारे नियम कर रहे हैं, तब भी आपको ये सारे कार्य नवरात्रि में नहीं करने चाहिए। नियम तो यही है। अब आगे आपकी जैसी भी इच्छा, लेकिन नियम यही है कि यदि आप सारे कार्य कर रहे हैं, भले ही आप व्रत नहीं हैं, तो आपको सारे नियम को करना चाहिए। आपको अपनी स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये सारे कार्य हो गए। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि नवरात्रि की तैयारी आपको क्या क्या सब पहले ही मतलब कर लेनी चाहिए। व्रत शुरू होने से पहले ही आपको कैसे तैयारियां कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको पूजा में, व्रत रखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपका समय भी बचे। क्योंकि सबसे पहले बात होगी तैयारी की, उसके बाद और भी वीडियो आती रहेगी जिसमें कि पूजा विधि, दुर्गा पाठ इत्यादि की विधि सब कुछ आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले तैयारी की यदि मैं बात करूं, तो पहले मैंने बताया कि अपने घर को आप स्वच्छ कर ले, जो भी इधर उधर गंदगी यदि है तो उसको साफ सफाई करके पूजा का स्थान स्वच्छ कर ले। अब तैयारी जो विशेष होती है, जैसे पहली बात तो पूजन सामग्री। पूजा में जो सामग्री आपको चाहिए, आपके घर में जो चीज है, पूजा सामग्री जो है उसकी कोई बात नहीं। जो नहीं है, जैसे कि आप माता जी को सिंदूर अर्पित करेंगी, लौंग इलायची अर्पित किया जाता है, और माता जी को जो नैवेद्य भोग प्रसाद, वैसे तो अपने हाथों से बनाकर फलाहारी भोग प्रसाद जो आप अर्पित करेंगी उसे उसी दिन बनाएंगी, लेकिन नवरात्रि के एक दिन पहले ही आप सूखे मेवे इत्यादि जो है उसे मंगाकर कट करके आप स्वच्छता से, सफाई से उसे किसी डिब्बे में, किसी पात्र में बंद करके रख लें। दूसरी चीज, आपको मिश्री मंगा कर रख लेना चाहिए, उसको आप एक डिब्बे में बंद करके आप रख लें। कपूर आपको पर्याप्त मात्रा में मंगाकर 9 दिनों के लिए रख लेना चाहिए, जिससे कि बीच में बार बार आपको खरीदारी करने की आवश्यकता न पड़े। आपने ये मंगा लिया, लौंग इलायची आपने मंगा कर रख लिया, उसके बाद धूप, दीप, तेल, बाती इत्यादि की आपने व्यवस्था कर ली। अपने पूजा मंदिर में एक बॉक्स में, एक किसी भी पात्र में आप सारी सामग्री इकट्ठा करके आप जब रख लेंगी, तो आपको पूजा करते समय भी आपको इधर उधर कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी पूजा का जो समय है वो बचेगा, आप आराम से पूजा कर पाएंगी। तो जैसे कि जो आप करती हैं, कलश स्थापना के लिए यदि आपको मिट्टी का कलश रखना है तो उसे आप मंगा के रख लें। जो सामग्री की आपको आवश्यकता है, माता जी के लिए आप चुंदरी मंगा के रख लें, ज्वारे बोने के लिए जो पात्र है उसे मंगा के रख लें, ज्वारे रख लें, मतलब सब चीज मिट्टी इत्यादि की व्यवस्था 1-2 दिन पहले से ही आप लोग कर लें। जैसे कि इसलिए मैं बार बार ये बात बता रही हूँ कि सोमवती अमावस्या भी एक दिन पहले पड़ेगी, 8 को, तो उसकी भी तैयारी माताओं बहनों को करनी रहेगी। तो इसलिए नवरात्रि की भी
तैयारी साथ साथ, और जैसे ही सोमवती अमावस्या का पूजन व्रत इत्यादि समाप्त होगा, अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग पहले से ही ये तैयारियां कर ले। अब मैं बात करती हूँ कि फलाहार के विषय में। जैसे कि 9 दिनों का जो भी भाई बहन व्रत रखते हैं, तो फलाहार तो आप उसी दिन बनाएंगे, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ सूखे फलाहार होते हैं, उसको 1-2 दिन पहले, जैसे आपने मूंगफली, मखाने इत्यादि को भून कर एक ही बार किसी डिब्बे में, किसी कंटेनर में आपने रख लिया, तो इससे क्या होगा कि 9 दिनों तक आपको बार बार थोड़ा थोड़ा भूनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो जो भी फलाहार हम लोग करते हैं उसे तुरंत बनाएंगे ही, लेकिन जो सूखे फलाहार हैं जिनको कि आप प्रतिदिन खाकर जलपान इत्यादि करेंगी, ये सारे कार्य आपको पहले ही करके रख लेने चाहिए। तो ये सारे कार्य जब आप नवरात्रि की पहले से ही तैयारी कर लेंगी तो आपका समय भी बचेगा। और इस हिसाब से जब 9 दिनों का आपका व्रत रहेगा, पूजा पाठ, माता जी का पाठ इत्यादि करने के लिए आपको ज्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका जो थोड़ा थोड़ा समय बचेगा, इससे आप आराम से सारे कार्य कर पाएंगी। तो नवरात्रि की इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि आ रही है, इसकी तैयारी हम 1-2 दिन पहले से ही करके रख ले। मैंने बता ही दिया है कि कोई भी सामग्री खरीदने में आप बिल्कुल कोई भी दुविधा या भ्रम की स्थिति न लाएं। जैसे कि माता जी को जो हम लोग श्रृंगार अर्पित करते हैं अष्टमी तिथि को, या फिर प्रथम दिन ही बहुत से लोग अर्पित करते हैं माता जी के लिए, वो श्रृंगार भी आप लोग खरीद सकती हैं, वस्त्र भी खरीद सकती हैं। माता जी को जो भी आप चढ़ाती हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, सब कुछ आप लोग खरीद के पहले से ही सारी व्यवस्था करके रख लें। तो इस तरह से आप तैयारी कर लें। बाकी आगे वीडियो में मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करें, कैसे करें, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या क्या नियम है, क्या विधि है, क्या क्या पाठ कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको आगे वीडियो में बताती रहूंगी। कलश स्थापना, पूजा विधि, सब कुछ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। कोई और भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।